सेक्शन 194R ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, क्या ये फ्रिंज बेनिफिट टैक्स दोबारा वापस आ गया है? क्या है सेक्शन 194R और क्या है इसके ऊपर क्लैरिफिकेशंस? जो लोगों को डाउट है सब कुछ क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं सीए वैभव कंसल स्वागत करता हूं अपने चैनल सीए वैभव कंसल में और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, शेयर करें। तो सेक्शन 194R जो कि 1 जुलाई 2022 को आने वाला है या तब से एप्लीकेबल होने वाला है, वो एक्चुअली में है क्या? अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपने बिजनेस या प्रोफेशन के एवज में, यानी अपने बिजनेस और प्रोफेशन की वजह से कुछ बेनिफिट्स या परक्विजिट्स का मतलब होता है कुछ फैसिलिटीज देता है। लेट्स से वो अपने डीलर्स को टीवी सेट्स देता है, टिकट्स देता है, किसी इवेंट की, ट्रिप्स की, मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं जिससे एमआर करते हैं डॉक्टर्स को, या फिर वो अपने डीलर्स को कैपिटल एसेट्स देता है, फ्रिज देता है, कार देता है, व्हाटएवर। कोई भी बेनिफिट या परक्विजिट्स कोई पर्सन दूसरे पर्सन को जब देगा बिजनेस और प्रोफेशन के रिलेशन में, तब 194 सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा। जब कोई पर्सन कोई बेनिफिट बिजनेस प्रोफेशन के रिलेशन में किसी अदर पर्सन को प्रोवाइड कर, अगर 194 अट्रैक्ट हो गया तो क्या होगा? अगर रेसिपिएंट यानी जिसको बेनिफिट मिल रहा है वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है एंड जो प्रोवाइडर है वो उसको बेनिफिट दे रहा है, तो वो जब उसको बेनिफिट देगा तो टीडीएस काट के देगा। लेट्स से वो 1 लाख रुपए का उसको बेनिफिट दे रहा है तो उसे 90,000 पास ऑन करेगा और 10,000 टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करवा के आएगा अंडर सेक्शन 194R। तो इससे हमारे 2 पॉइंट्स निकल के आते हैं कि रिसिपिएंट रेजिडेंट होना चाहिए प्लस रेट ऑफ टैक्सेस 10%। अब देखते हैं कि क्या कोई एक्सेप्शंस हैं। तो एक्सेप्शंस इसमें दी हुई है सेक्शन के अंदर कि अगर आपने किसी पर्सन को बेनिफिट दिया है वो पूरे साल में मिला के 20,000 से एक्सेड नहीं हो रहा, डज नॉट एक्सीड 20,000, तो आपके ऊपर टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं आएगी। ये जो टर्नओवर देखना है आपको वो साल 22-23 का देखना है, 22-23 का देखना है। यानी अगर आप किसी को साल में 3 या 4 बार बेनिफिट पास ऑन करेंगे तो टोटलिटी में देखना है उसको। तो अगर लेट्स से आपने जुलाई में किसी को परक्विजिट्स दिए, बेनिफिट्स दिए 10,000 के, और आपको पता है कि आने वाले टाइम में ये और बेनिफिट्स लेगा जो 20 से एक्सीड कर जाएंगे, तो आप टीडीएस काट लीजिए इसका। और अगर आपको नहीं पता है और दिसंबर में भी उसने कोई ट्रांजैक्शन करी है जिससे आपने 15,000 का बेनिफिट दिया, तो आप 15 पे टीडीएस नहीं काटेंगे बल्कि 25,000 पे टीडीएस काटेंगे जो पूरे साल की ट्रांजैक्शन थी उसकी। दैट मीन्स कि जो हमारे को टर्नओवर देखना है, जो अमाउंट देखना है बेसिकली 20,000 का, वो करंट फाइनेंशियल ईयर में देखना है और इस साल में 22-23 के अंदर देखना है। सेकंड एक्सेप्शन इज कि अगर कोई बिजनेस है प्रोफेशन, जो छोटे बिजनेस है प्रोफेशन कैरी कर रहे हैं, लेट्स से बिजनेस जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर नहीं है, या फिर प्रोफेशन जिनकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख से ऊपर की नहीं है, प्रोफेशंस मीन सीए, डॉक्टर, इंजीनियर एक्सेट्रा, तो इन लोगों को भी 194 के तहत टीडीएस नहीं काटना, 194R के तहत। क्लियर है वाली बात? तो 2 एक्सेप्शंस हैं, 20,000 की और बिजनेस टर्नओवर के हिसाब से। करेक्ट। नाउ अभी एक सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 12/2022, 16 जून 2022 को, जिसमें कुछ डाउट्स को क्लैरिफाई किया है। मैं उसमें से इंपॉर्टेंट डाउट्स जो कि बहुत रेलेवेंट हैं वो क्लैरिफाई करने जा रहा हूं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंदर। पॉइंट नंबर 1, क्या हमें रिसिपिएंट के हैंड्स में टैक्सेबिलिटी चेक करनी है? लेट्स से कोई रिसिपिएंट ऐसा है जो रिसिपिएंट की टैक्सेबल इनकम ही नहीं है, क्या फिर भी प्रोवाइडर को टैक्स काटना पड़ेगा? द आंसर इज यस। प्रोवाइडर को इससे कोई मतलब नहीं है कि रिसिपिएंट की होने वाली इनकम टैक्सेबल है या नहीं है। उसकी इनकम अगर टैक्सेबल भी नहीं है, यानी सिर्फ उसको लेट्स से पूरे साल में 1 लाख रुपए का ही यही बेनिफिट मिला है, तो भी प्रोवाइडर की ड्यूटी है उससे टैक्स काटना। ऐसा क्यों रखा गया लॉ के अंदर? क्योंकि अगर प्रोवाइडर सबकी टैक्सेबिलिटी चेक करने लग जाएगा तो उसे कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। पॉइंट नंबर 2, क्या कोई बेनिफिट कैश में ही दिया जाएगा या काइंड में भी जा सकता है? तो आंसर इज कैश भी हो सकता है, काइंड भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। लेट्स से मुझे 1 लाख का बेनिफिट देना है तो 50,000 कैश दे दिया, 50,000 मैंने काइंड में दे दिया। तो एनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कुड बी देयर। पॉइंट नंबर 3, क्या कोई कैपिटल एसेट अगर किसी को देता है तो उस पर भी टीडीएस काटेगा? द आंसर इज यस। लेट्स से प्रोवाइडर ने टीवी दिया, कार दी, तो उसकी वैल्यू भी आप टीडीएस के दायरे में लेके जाएंगे, और अगर उसकी वैल्यू 20,000 से ऊपर है तो डेफिनेटली
provider is liable to deduct the TDS at the rate of 10%. वैल्यूएशन, अगर कोई चीज काइंड में दी जाती है तो उसकी वैल्यूएशन कैसे लगाई जाएगी? तो वैल्यूएशन के लिए सर्कुलर ने क्लैरिफाई किया है, द फेयर मार्केट वैल्यू वुड बी द वैल्यूएशन। कार की, लेट्स से आपने कार दी है और वो कार मार्केट के अंदर 4 लाख रुपीस की मिल रही है, तो चाहे वो आपने 3.5 लाख की खरीदी है या वो आपने 4.5 लाख की खरीदी है, डजंट मेक एनी डिफरेंस, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 4 लाख है, तो 4 लाख के हिसाब से 40,000 टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, आजकल सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एडवर्टाइज करते हैं, ब्रांड्स उनको प्रोडक्ट्स देते हैं, वो प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं। अब यहाँ पे 2 तरह की एडवर्टाइजमेंट होती है। एक, जब ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स इन्फ्लुएंसर को देता है और वो प्रोडक्ट उनको ही दे देता है हमेशा के लिए कि आप रखिए इसको, लेट्स से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड ने दिए, ब्रांड ने बोला आप इसको एडवर्टाइज करो और ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आप खुद यूज करो। तो इस केस में ये देखा जाएगा कि ब्रांड ने इन्फ्लुएंसर को बेनिफिट्स दिए हैं, इस पे टीडीएस काटा जाएगा। लेट्स से अब ब्रांड बोलता है कि एडवर्टाइज करो, ब्रांड बोलता है कि वापस इस प्रोडक्ट को मुझे वापस दे दो और इसके बदले आप अपनी फीस ले लो, तो इसके अंदर उसको बेनिफिट्स कुछ नहीं मिले, उसको अपनी इनकम मिली है, तो इस पे 194R का टीडीएस अट्रैक्ट नहीं होगा। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है जो कि बहुत अच्छी तरह से क्लैरिफाई करी है सर्कुलर ने। सो लेट्स से मैं एक प्रोफेशनल हूं और आप मेरे क्लाइंट हैं और मैंने आपकी सर्विस रेंडर करी, आपके लिए कोई सर्विस रेंडर करी सीए की। अब इसके लिए मुझे डिपार्टमेंट्स विजिट करना पड़ा, तो मेरे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस लग गए, लेट्स से रुपीज 50,000 रुपीज आने जाने के। लेट्स से मैंने ईयरिंग अटेंड करी बेंगलोर में जाके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने अपनी फीस तो ली, लेकिन मैंने कुछ रिम्बर्समेंट्स भी लिए आपसे कि मेरे आने जाने के टीएडीए लगा, मैं होटल में रुका, आया गया, खाना पीना खाया, वो सब मेरे कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था जो मैंने आपसे लिया, करेक्ट। अब क्या इस पे आपको टीडीएस काटने की लायबिलिटी है? तो यहाँ पे 2 सिनेरियोज हैं। अगर बिलिंग जो हुई है, होटल की बिलिंग, ट्रेवल्स की बिलिंग, सब आपके नाम पे हुई है, पर पे मैंने किया है, उसके बाद रिम्बर्समेंट्स आपसे ले लिए मैंने, तो बेसिकली आपके नाम पे ही बिलिंग हुई है, आपने ही पेमेंट करी है, तो आपने किसी को कुछ दिया नहीं है, तो इसीलिए 194 के तहत, 194R के तहत आपको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर बिल्स मेरे नाम पे हैं, होटल्स में जाके मैं रुका मेरे नाम पे, ट्रैवल किया मैंने मेरे नाम से, टिकट्स हुई है, यानी सब कुछ मेरे नाम से हुआ है, तो फिर उस केस के अंदर मैंने आपसे रिम्बर्समेंट ली है, तो ये माना गया है कि मैंने आपसे कुछ बेनिफिट्स और पर्क्स लिए हैं, इसलिए आपको 194R के तहत 10% टीडीएस काटना पड़ेगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दोस्तों बेनिफिट्स पर्क्स के अंदर कि ज्यादातर बेनिफिट्स और पर्क्स काइंड में होते हैं, कैश में नहीं होते। लेट्स से मैंने आपको एक टीवी दिया, टेलीविजन दिया 50,000 रुपीज का, आपने मेरे टारगेट्स अचीव कर लिए। अब जब मैं 50,000 का टीवी दे रहा हूं तो उसमें से टीडीएस कहां से काटूं? मैंने तो कुछ आपको दिया ही नहीं, कैश तो अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो 2 ऑप्शंस ले गई आपके लिए। फर्स्ट, आप ये इंश्योर करें कि जब उसको टीवी सेट्स मिला, टेलीविजन मिला, वो खुद वॉलंटरी अपना एडवांस टैक्स जमा करवा के आ जाए गवर्नमेंट के खाते में और 10% 5,000 जमा करवा के आ जाए, उसका चालान और डिक्लेरेशन आपको दे दे और आप उस पर रिलाय कर लें, जी ओके इस ट्रांजैक्शन पे डीडीएस जमा हो गया है। ऑप्शन नंबर 2, आपको उस पर भरोसा नहीं है या डिक्लेरेशन नहीं ले सकते, या आपके बहुत सारे डीलर्स हैं जिनसे आपको इस तरह के कलेक्शन करने में दिक्कत हो जाएगी, तो फिर आप उनके बिहाफ पे अपनी पॉकेट से पैसा जमा करवा के आए गवर्नमेंट को, और ये माना जाएगा कि आपने वो पर्क्स दी हैं 50,000 प्लस 5,000, 55,000 आपने उनको पर्क्स दी हैं। तो इस केस में आपको 55,500 जमा करवा के आने पड़ेंगे वहां पे अपनी पॉकेट से, लेकिन आपकी पर्क्स जो मानी जाएगी वो मानी जाएगी 55,000 की। अब वो आप डीलर से कैसे सेटल करेंगे, क्या कुछ और टारगेट्स उसको दिए जाएंगे या कोई और माइलस्टोन दिए जाएंगे, वो आपका इंटरनल बिजनेस कॉल रहेगा। क्लियर है? तो गवर्नमेंट ने आपको दोनों ऑप्शंस दे दिए हैं कि आप रिसिपिएंट को बोले कि एडवांस टैक्स जमा करवा के आए, या फिर आप अपने पॉकेट से जमा करवा के आए और उसे ग्रॉस वैल्यू में इंक्लूडेड मानते हुए पर्क्स की वैल्यू निकाली जाए। तो दीज आर द फ्यू क्लैरिफिकेशंस जो सर्कुलर ने प्रोवाइड करी है, जो बहुत शानदार हैं, पर स्टिल अभी भी जब इसको इंप्लीमेंट करेंगे हम 1 जुलाई से, तब पता लगेगा कि एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी डिफिकल्टीज क्या है, और उसके बाद भी और क्लैरिटीज आ सकती हैं। आपको कुछ डाउट्स पूछने हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं मुझे, ईमेल आईडी इज प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, काइंडली रेफर द ईमेल। कोई और चीज के लिए भी आपको किसी बिजनेस प्रपोजल्स के लिए ईमेल करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ।